दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2016 का हिंदी का प्रश्न पत्र हल। इसका पहला पार्ट में हम 80 क्वेश्चन कर चुके हैं और 80 से बाद के जो क्वेश्चन रह गए थे वो सेकंड पार्ट में करेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 80 निकालते हैं। 81, क्वेश्चन नंबर 81, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शौर सैनी। शौर सैनी की हमारी 5 उपभाषाएं हैं। शौर सैनी को कितने भागों में बांटा गया है? 3। इसके 3 भाग हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, खस या पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी को भी 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी है पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी। इसकी ट्रिक होगी याद करने की, मामा जमे मालवी में, मामा जमे मालवी में, मामा जमे मालवी में। मामा से मारवाड़ी, जय से जमे से जय से जयपुरी, में से मेवाती और माड़ से मालवी। मामा जमे मालवी में। तो ये किसकी है? राजस्थानी की भाषा है। खस या पहाड़ी जो हिंदी है वो कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ऑप्शन ए अवधी, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी या ब्रजभाषा। तो ऑप्शन सी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का क्षेत्र है जो कहाँ, ब्रजभाषा कहाँ कहाँ राज्यों में बोली जाती है? तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, भरतपुर। अवधी भाषा जो बोली जाती है अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी। लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़। खड़ी बोली के स्थान है बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। इन क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? खड़ी बोली। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। 83, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी छोटा नागपुर। तो इसमें ऑप्शन तो होगा डी, छोटा नागपुर में क्या पाई जाती है? मुंडा जनजाति पाई जाती है, मुंडा भाषा परिवार की, जो कि झारखंड राज्य में। मुंडा भाषा परिवार की भाषाएं भारत और बांग्लादेश को मिलाकर लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं। यह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की एक शाखा है। इसका आंसर क्या है? गलत मान लिया था आयोग ने, तो ये इसका कॉमन नंबर दिया गया था। 84, हिंदी को राजभाषा के रूप में सार्वधिक मान्यता कब मिली? तो इसकी मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को, जो कि इनमें कोई सा भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी गलत माना गया, लेकिन इसका आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित किया गया। तब से ही ये 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा से संबंधित इसमें उपबंध किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? जो बिहारी भाषा की उपभाषा है तो उनमें से बिहारी नहीं है। तो ऑप्शन ए अवधी कौन सी है? हमारी पूर्वी भाषा की हिंदी है, जो अर्धमागधी भाषा से निकली है। अवधी का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं, बल्कि इसका संबंध पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी की 2 अन्य बोलियां और हैं, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये तीनों हैं बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। कौन सी? मगही, भोजपुरी और मैथिली, 3 बोलियां ये बिहारी से। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो ऑप्शन बी बिहार की। यह मागधी अपभ्रंश की बिहारी उपभाषा की प्रमुख बोली है। बिहार राज्य में भोजपुरी व मैथिली बोली भी बोली जाती है। राजस्थान में राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी एवं दक्षिणी राजस्थानी। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी और मध्य प्रदेश में बघेली, मालवी इत्यादि बोलियां बोली जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो किस बोली से माना जाता है? ऑप्शन ए ब्राचड़। दिए गए विकल्प है, यहाँ पे अपभ्रंश है और ये बोलियां। ब्राचड़ से सिंधी भाषा का विकास हुआ, पैसाची से पंजाबी, मागधी से भोजपुरी, मगही और मैथिली, अर्ध मागधी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हिंदू मग पर पावन राखो का बहुतो जो हिंदू बाखेव, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में बोली गई, किस बोली में है? तो ये भाषा है अब हिंदू मग पर पावन राखियों का बहुतो जो हिंदी बाख है, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? तो ऑप्शन सी अवधी भाषा में है। प्रश्नोक्त पंक्तियां उपयुक्त बोली में रचित है। ये पंक्तियां प्रेमाश्री धारा के सूफी कवि नूर मोहम्मद द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? अनुराग बांसुरी से उद्धृत है। ज्ञातो की अवधी बोली सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की प्रमुख भाषा थी। वैद से तो राजस्थानी और ब्रज भाषा में भी सूफी प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ रचे गए हैं जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि का है? तो ऑप्शन सी पे और फे, यानी कि वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अल्पघोष व्यंजन माना जाता है। पे और फे पे वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन है, अतः ये अघोष ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन सी योगरूढ़। नीलकंठ योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ शब्द है जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, यथा कुर्सी, फूल, पेड़, दूध इत्यादि। सेकंड है यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, यथा रसोईघर, विद्यालय, प्रधानमंत्री, पुस्तकालय आदि। योगरूढ़ शब्द है जो शब्द दो या दो शब्दों के मेल से बने हों परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, यथा दशानन, चारपाई, लंबोदर, नीलकंठ, पीताम्बर, पंचानन आदि। ज्ञातव्य कि योगरूढ़ शब्द बहुब्री समास के में प्रयुक्त होते हैं। 91 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा माप्रांत ध्वनि नहीं है? तो कौन सा माप्रांत ध्वनि नहीं है? इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें दिया प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा श है उस व्यंजन है जो माप्रांत ध्वनि है, यानी कि जो ये चार शब्द दिए गए हैं उस व्यंजन ये महाप्रांत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से चारों में से तो एक भी प्रश्न में विकल्प में नहीं है, जबकि विकल्प में ख कै वर्ग का दूसरा व्यंजन तथा ठ वर्ग का दूसरा व्यंजन है, अतः दोनों ही महाप्राण है। जय च वर्ग का तीसरा व्यंजन और ट वर्ग का पहला व्यंजन है, अतः ये दोनों भी महाप्राण व्यंजन नहीं है। ट और जय क्या है? ये अल्पप्राण है। प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, इसलिए सही आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत मान लिया था और इसका एक कॉमन अंक दिया गया था। तो अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अशोक ने पत्र पढ़ा, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्म कारक होना चाहिए, लेकिन अशोक ने पत्र पढ़ा वाक्य में कर्ता तथा कर्म दो कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ। अशोक ने पत्र को पढ़ा, यानी कि एक ने कर्म और कर्ता दोनों कारकों का प्रयोग हुआ, तो यह प्रश्न भी क्या हुआ था? त्रुटिपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन सी खटमल। खटमल क्या है? पुल्लिंग शब्द है। शेष सब क्या है? स्त्रीलिंग, जैसे डिबिया, दात्री, जीव, ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग शब्द है। कविता का बहुवचन होगा कविताएं, ऑप्शन बी। जीवेशना का सही संधि विच्छेद कीजिए। जीव प्लस एशना, जीव प्लस एशना, बी ऑप्शन सही है।
96 क्वेश्चन नंबर है, स हस्तेन खादती में कौन सा कारक है? यानी कि वह हाथ से खाता है, तो करण कारक होगा, क्योंकि इसमें साधन दिया गया। स हस्तेन खादती में करण कारक है। साधकता करण सूत्र के साधन के लिए करण कारक का प्रयोग होता है। यहाँ हस्त है, जो हाथ है, साधन का कार्य कर रहा है, अतः यहाँ तृतीय विभक्ति और करण कारक का प्रयोग होगा। 97 क्वेश्चन है, कविता का वर्ग में कौन सी विभक्ति है? कविता के वर्ग में कौन सी विभक्ति है? तो ऑप्शन ए षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति के कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। शेष विभक्ति चिन्ह है प्रथम ने, तृतीया से द्वारा और सप्तमी में पर। ये कारक विभक्तियां दी गई हैं। ये प्रथमा विभक्ति का ने है, तृतीय विभक्ति से द्वारा और सप्तमी में और पर है। 98 है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? यानी कि बाध्य का स्वर। तो ऑप्शन ए पश्च स्वर आएगा। ए जो है वो हमारा मध्य स्वर है। अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं छोटी, बड़ी, ए और आई। पश्च स्वर में बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ पश्च स्वर के स्वर हैं। 99 निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? ऑप्शन ए च तालव्य ध्वनि है। ई, बड़ी, च, छ, ज, झ, ई, यस है, ये सब क्या है? तालव्य ध्वनि है। प जो है वो ओष्ठ्य है और ल दंत्य तथा है कंठ्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान। तो छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी तालव्य। दंत्य के त, थ, द, ध, न, ल, से। ओष्ठ में आएंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म। तालव्य में छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ, ई, य और स। वतर्स्य में स, र, ल, ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो प्राण कैसा वचन में आएगा? तो बहुवचन, ऑप्शन बी। और भी वैसे भी हिंदी में कुछ नित्य बहुवचन है जो हमेशा ये क्या होते हैं? बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल और इत्यादि। ये हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? बहुवचन में। 102 क्वेश्चन नंबर, रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन बी अपादान कारण। अपादान कारण में क्या होता है कि उससे अलग होने का भाव को दर्शाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि जो पेड़ है उससे पत्ता टूट कर क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक। जैसे बंदर छत से कूद गया, तो यानी कि बंदर किससे? छत से अलग हो गया। तो यहाँ भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। इसकी विभक्ति चिन्ह से होता है और शेष कारकों में विभक्ति इस प्रकार है। यहाँ पे कारक चिन्ह दिए गए हैं, जैसे करण से द्वारा कर्ता ने संप्रदान के लिए। गठरी शब्द, गठरी शब्द कौन सा होगा? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है या विधिलिंग है? तो ऑप्शन ए स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन होगी? 104 क्वेश्चन नंबर है। इसमें ऑप्शन ए दी गई ध्वनियों में कै संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन में दो ऐसे व्यंजनों का मेल हो जाए जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित। यानी कि जो पहला व्यंजन होता है उसमें स्वर नहीं होता, आधा व्यंजन होता है, और दूसरा जो शब्द होगा उसमें क्या होगा? व्यंजन सहित होगा। जैसे कै है, तो कै क्या है? हमारा आधा वर्ण माना जाता है, तो ये क्या हो गया? व्यंजन। और यह क्या है? यह प्लस, जब हम यह बोलेंगे तो इसमें क्या हो गया? स्वर जुड़ा हुआ है आधा। तो यानी कि जिसमें आधा कै और तथा पूरा यह मेल हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा? कै स्वर रहित और यह आधा स्वर है, तो यहाँ पे असहित है, तो ये द्वित व्यंजन पे आते हैं। जैसे च है, जहाँ पे दो वर्ण समान, यानी कि जो दो व्यंजन समान हो वहाँ पर द्वित व्यंजन होता है, जिसमें समान व्यंजनों का मेल होता है। ट मूर्धन्य व्यंजन है, जबकि अव जो क्या है? संयुक्त स्वर है, जो ए प्लस ओ के मेल से बनता है।
105 क्वेश्चन नंबर, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसमें क्या है, मैं आदर सहित प्रणाम करता हूँ का वाक्य शुद्ध रूप होगा, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इसका वाक्य शुद्ध रूप में दिया गया है, तो मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 106, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए विषाद। खुशी का दुखी और नीरव का रव विलोम होता है। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द होगा, संवाददाता, ऑप्शन ए। विभिन्न प्रसारण माध्यमों को समाचार उपलब्ध कराने वाले को संवाददाता कहा जाता है, जबकि पत्र भेजने वाले को प्रेषक और सूचना देने वाले को सूचक कहा जाता है। 108 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो ऑप्शन ए खिड़की। खिड़की देशज शब्द के अंतर्गत आता है। हिंदी में प्रचलित ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता न हो, स्थानीय भाषाओं में आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए गए हों, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। यथा लोटा, केला, चाट, पगड़ी, जूता, घर घराना, हिन हिनाना इत्यादि। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो मोक्ष किससे प्राप्त होता है? निर्वाण, ऑप्शन ए। और पर्यायवाची इस प्रकार है, मुक्ति, परधाम, कैवल्य, परम पद, अपवर्ग और इत्यादि। चरम शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए चरम। समभिन्नार्थक शब्द का संधि विच्छेद होगा सम प्लस अभिन्न प्लस अर्थक। इससे समान अर्थ वाले शब्द बोध का होने के कारण चर्म का चर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, एक तो दोस्त था, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना की सही कहावत क्या है? एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, कुछ और इसमें मुहावरे दिए गए हैं। अधगल गगरी छलकत जाए, इसका क्या अर्थ होगा? ज्ञान कम दिखावा ज्यादा, ज्ञान कम होना और दिखावा ज्यादा करना। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। छोटा मुंह बड़ी बात, अपेक्षा के विपरीत प्रतिक्रिया करना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन सी, थोड़े में बहुत कुछ कहना। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नष्ट कर देना। मालती माधव किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी, भवभूति की। भवभूति के 3 नाटक रचे गए हैं, जिसमें है महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम तथा मालती माधव। मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण है, जिसमें मालती एवं माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा का वर्णन है। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? ऑप्शन बी, दंडी की है। इस पर गुणाढ्य की एक व्रत कथा का प्रभाव है। गुणाढ्य यह संस्कृत भाषा में रचित गद्य काव्य है। इसमें 10 कुमारों के जीवन चरित्र को विभिन्न संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। भूमि सहित आरंभ 5 उच्छ्वास हैं। इसमें कितने उच्छ्वास है? 5। पूर्व पीठिका, मध्य का 8 उच्छ्वास और 10 कुमार चरित अंतिम भाग या परिशिष्ट उत्तर पीठिका नाम से प्रसिद्ध है। दंडी की अन्य रचनाएं जो काव्य दर्शन, अवंती सुंदरी कथा है। निषद चरित किसकी रचना है? ऑप्शन सी, श्री हर्ष की। यह वृत्रयी काव्य है। महाभारत के नलोपाख्यान से इसकी कथा वस्तु ली गई है। यह विशाल महाकाव्य 22 सर्गों में विभक्त है। कौन सा? निषद चरित में कितने सर्ग हैं? निषद चरित में 22 सर्ग। शेष विवरण इस प्रकार है। भास की रचना स्वप्नवास दत्ता, प्रतिज्ञा, योगंध रायन, दरिद्र चारुदत्त, अविमारक प्रतिभा, अभिषेक, बालचरित, पंचरात, मध्यमा व्यायोग, दूत काव्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग। कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार। भारवीय किरातुजनियम रचना है। तो इम्पोर्टेंट रचनाएं हर बार टीजीटी पीजीटी में इनसे रचनाएं पूछी जाती है, भास, कालिदास और भारवी की। क्वेश्चन नंबर 117 है, इसमें से कौन सी रचना माघ की है? तो ऑप्शन डी,
शिशुपाल वगदम। शिशुपाल माघ की रचना है। माघ घंटा नाम से भी प्रसिद्ध है। तो माघ कवि को किस नाम से पुकारा जाता है? घंटा के नाम से प्रसिद्ध है। शिशुपाल वध में 20 सर्गों में विभक्त है। शिशुपाल जो वध है की जो ये रचना है, इसमें कितने सर्ग हैं? 20, जिसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है। किरातुनियम भारवी की है और मेघदूतम कालिदास की। 10 कुमार चरितम जो रचना है वो दंडी की है। सज्जन पापात जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद क्या होगा? सज्जन पाप से घृणा करता है। सज्जन पाप से घृणा करता है, तो ऑप्शन ए सही है। रामेन सह सीता वनम गच्छति, राम के साथ सीता वन को जाती है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी सही है। राम के साथ सीता वन को जाती है। रामेन सह माने साथ, सीता वन माने वन को जाती है। राम के साथ सीता वन जाती है। रामेन सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है राम के साथ वन जाती है। यहाँ पर सहयुक्तो प्रधाने सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई। सह के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान क्रियाकर्ता का साथ देता है में तृतीय विभक्ति होती है। यानी जो क्रिया के साथ कर्ता का साथ होता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। इस वाक्य में राम क्या है? अप्रधान है और सीता प्रधान कर्ता वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 120, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? कालिदास की 7 रचनाओं का रचना काल के अनुसार उचित क्रम है। पहली रचना है ऋतु संहारम, दूसरी है कुमार संभव, जो कि क्या है? ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरी रचना कौन सी होगी कालिदास की? कुमार संभव। तीसरी है मालविकाग्नि मित्रम, चौथी है विक्रमोर्वश्यम, पांचवी है मेघदूतम और छठी है रघुवंशम, सातवीं है अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये सातों रचनाएं इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए। 121, राम रावणम ममार में कौन सा लकार है? राम ने रावण को मारा, तो इसमें कौन सा लकार है? ऑप्शन है लिट लकार का प्रयोग है। लिट लकार का प्रयोग अति प्राचीन यानी भूतकाल परोक्ष भूतकाल के लिए होता है। प्रश्नोत्तर वाक्य में भी अति प्राचीन भूतकाल का प्रयोग है। वैसे सामान्य भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। 122 क्वेश्चन नंबर, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें प्रथमा विभक्ति है और मति शब्द रूप के यहाँ पे प्रथमा विभक्ति मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन साथ में दिए गए हैं, तो याद करते हैं। मति, मतिम, मत्या, मत्ये, मत्ये, मत्यो, इन दो में क्या है? एक से हैं। मते, मत्यो, मते, मत्या, मतो, मत्याम, हे मते। द्विवचन में मति, मति, मतिभ्याम, 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 मत्यो, मत्यो, हे मते। मते, मति, मतिभि, मतिभ्य, मतिभ्य, मतीनाम, मतिसु, हे मते। तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? इनके रूप याद हो जाएंगे। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो ये हिंदी अनुवाद क्या होगी? यह इदम माने यह रमेश की पुस्तक है। यह रमेश की पुस्तक है। नेक्स्ट है 124, बालिका गच्छति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? बालिका जा रही है। बालिका गच्छति अस्ति का हिंदी अनुवाद है बालिका जा रही है। 125 क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक और संपादक का नाम बताइए। तो जो ब्राह्मण पत्रिका है वो किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। यह कानपुर से प्रकाशित होती थी और इसका समय काल है, जो ब्राह्मण पत्रिका का समय काल है 1883 ईस्वी। संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। और कहाँ से प्रकाशित होती थी ये? कानपुर से। और शेष संपादक इस प्रकार है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कविचंद सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप, मदन मोहन मालवीय की है अभ्युदय। तो ये क्या है? पत्रिका थी, महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हमने ये सीरीज शुरू की है जो प्रैक्टिस भी करेंगे 125 के क्वेश्चन की। ये वीडियो लंबी हो गई थी इसलिए 2 उसमें, क्योंकि व्याख्या करते हुए क्या हो जाती है, समय ज़्यादा लग जाता है, तो 2 भागों में करेंगे आधे आधे क्वेश्चनों में।